नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं भविष्य को बदलने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल नहीं। पूरे 34 साल बाद आई है ये नीति। 34 साल हम्म। मतलब एक पूरी पीढ़ी निकल गई। हाँ, तो ये 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2040 तक दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में से एक बनना। बिल्कुल। और इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ साक्षरता या मतलब गिनती सीखने तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब नहीं। एग्जैक्टली। इसका फोकस है बच्चे का नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक हर तरह का विकास। अच्छा। और ये प्रेरणा लेती है हमारी प्राचीन ज्ञान परंपराओं से, तक्षशिला, नालंदा। वाह, मतलब जहां चरक और आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए। जी। तो एक तरफ वो पुरानी जड़ें हैं और दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। ठीक है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम एक बच्चे की यात्रा पर चलें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक 3 साल की बच्ची आज इस नए सिस्टम में दाखिला लेती है, तो सबसे पहली चीज वो पुराने 10+2 के ढांचे में तो नहीं जाएगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी यात्रा शुरू करेगी एक नए 5+3+3+4 डिजाइन से। 5, 3, 3, 4। हाँ, और उसका पहला पड़ाव होगा 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज। 5 साल, ये तो बहुत लंबा है। इसमें 3 साल का प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 शामिल है, मतलब 3 से 8 साल की उम्र तक। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या 3 साल के बच्चे को ABCD रटाना शुरू कर देंगे? यहीं पर सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत मजबूत वैज्ञानिक सोच है। असल में 6 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग, आप समझिए, एक सुपर स्पंज की तरह होता है। उसकी 85% वायरिंग इसी दौरान पूरी हो जाती है। तो उस पर अक्षर और पहाड़े रटाने का बोझ डालना वो सही नहीं है। संगीत और बातचीत से मजबूत करना है, ताकि वो आगे चलकर मुश्किल चीजें भी आसानी से समझ सके। मुझे याद है मेरे स्कूल में तो पहले दिन से ही स्लेट और चौक थमा दी थी, तो यहाँ किताबों का बोझ कम होगा। हाँ, और सीखने का आनंद ज्यादा होगा। ठीक है, तो 8 साल की उम्र में जब वो बच्ची इस स्टेज से निकलेगी, तब क्या होगा? तब वो आएगी 3 साल के प्रेपरेटरी स्टेज में, यानी कक्षा 3 से 5 तक। प्रेपरेटरी स्टेज। अब यहाँ से पढ़ाई का गियर थोड़ा बदलेगा। खेल और गतिविधियां तो जारी रहेंगी, लेकिन उनके साथ साथ थोड़ी वो औपचारिक पढ़ाई शुरू होगी। जैसे पढ़ना लिखना, गणित। हाँ, पढ़ना लिखना, विज्ञान की दुनिया से परिचय, लेकिन तरीका अभी भी इंटरैक्टिव ही रहेगा। मतलब लेक्चर नहीं, बल्कि बातचीत और प्रयोग। तो अब तक नींव मजबूत की जा रही थी, अब उस पर पहली मंजिल बननी शुरू हुई है। और इसके बाद? इसके बाद आता है 3 साल का मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8 तक। मिडिल स्टेज। शिक्षक होंगे। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स। जी। और यहीं से बच्चे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसी चीजों की अमूर्त अवधारणाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। देखिए, प्रेपरेटरी स्टेज में बच्चा सीखता है कि 2 सेब और 2 सेब मिलकर 4 सेब होते हैं। ठीक है। मिडिल स्टेज में वो सीखेगा कि 2 का मतलब क्या है, मतलब 2नेस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे आप बाद में बीजगणित में x या y के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। यहीं से असली क्रिटिकल थिंकिंग की नींव पड़ती है। एग्जैक्टली। और फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, जहां शायद सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, क्योंकि यहीं पर विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स की वो दीवारें हैं जिन्हें हमारे जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था पार करने की। क्या ये नीति उस दीवार को गिरा रही है? पूरी तरह से। सेकेंडरी स्टेज अब 4 साल का है, कक्षा 9 से 12 तक। और यहाँ छात्रों को विषयों का एक तरह से बुफे दिया जाएगा, न कि कोई फिक्स्ड थाली। बुफे मतलब कोई सख्त सेपरेशन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर किसी छात्र की दिलचस्पी फिजिक्स में है, लेकिन वो साथ में संगीत या बेकिंग भी सीखना चाहता है, तो उसे इसकी पूरी आजादी होगी? 1 मिनट, मतलब एक छात्र फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकता है? हाँ, पढ़ सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका एक खतरा ये भी नहीं है कि 15 साल का छात्र शायद कुछ भी ऐसा चुन ले जो आगे चलकर उसके किसी काम ना आए? हाँ, क्या इतनी आजादी सही है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है काउंसलिंग में। नीति इस पर बहुत जोर देती है कि छात्रों को यह आजादी देने के साथ साथ सही मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग भी दी जाए। मकसद भटकाना नहीं है,
बल्कि उनकी असल रुचि और प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारना है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया की कई बड़ी खोजें अलग-अलग विषयों के संगम से ही हुई है। लियोनार्डो दा विंसी का उदाहरण याद आता है। सही कहा, वो एक महान कलाकार भी थे और एक बेहतरीन वैज्ञानिक भी। ये बात तो है। तो मतलब अब करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कोई फर्क नहीं रहेगा? खेल कूद, कला, संगीत? जी, उन्हें अब एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा, वो सब मेन कोर्स का हिस्सा होंगे। और इसी से जुड़ा है वो व्यवहारिक कौशल वाला पॉइंट। हाँ, शिक्षा को सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि हाथों तक पहुंचाने की कोशिश है। मैंने उन 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड के बारे में पढ़ा है। ये क्या है? क्या ये बस एक स्कूल पिकनिक जैसा है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कक्षा 6 से 8 के दौरान साल में 10 दिन बच्चे बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे और स्थानीय कारीगरों के साथ काम सीखेंगे। वो किसी बढ़ई के साथ काम कर सकते हैं, किसी कुम्हार के साथ मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक हॉबी क्लास नहीं है, बल्कि सम्मान और व्यावहारिकता का पाठ है। बिल्कुल। जब कोई बच्चा एक कुम्हार को मिट्टी से बर्तन बनाते देखेगा, तो वो सिर्फ एक हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि मेहनत और हाथ के काम की इज्जत करना भी सीखेगा। आपने बिल्कुल सही समझा। साथ ही मिडिल स्कूल से ही बच्चों को कोडिंग जैसी 21वीं सदी की स्किल से भी परिचित कराया जाएगा। यानी जब बच्चे स्कूल से निकलें तो वे सिर्फ डिग्रीधारी ना हो, उनके पास कोई ना कोई हुनर भी हो। यही मकसद है। ठीक है, अब उस विषय पर आते हैं जो हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, भाषा। भाषा। इसको लेकर हमेशा बहुत बहस होती है। इस नीति ने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाने की कोशिश की है? देखिए, नीति का एक मूल सिद्धांत ये है कि बच्चे अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में माना गया एक संज्ञानात्मक सच है। इसलिए नीति जोर देती है कि जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक। कम से कम कक्षा 5 तक? हाँ, और हो सके तो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही हो। और त्रिभाषा फॉर्मूले का क्या? वो तो पहले भी था, लेकिन हमेशा विवादों में रहा। जी। इस बार इसमें ऐसा क्या अलग है कि ये विवाद खत्म हो जाएगा? क्या सिर्फ थोपी नहीं जाएगी कह देना काफी है? इस बार फर्क लचीलेपन का है। नीति साफ तौर पर कहती है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। अच्छा। 3 भाषाएं कौन सी होंगी, इसका चुनाव राज्य, स्कूल और छात्र मिलकर करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। एक मिनट, तो अगर कोई तमिलनाडु का छात्र तमिल, अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ना चाहे तो वो नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि शर्त है कि 2 भाषाएं भारतीय हों, तो वो तमिल और अंग्रेजी के साथ हिंदी, संस्कृत या कोई और भारतीय भाषा चुन सकता है। या फिर कोई हिंदी भाषी छात्र? हाँ, वो हिंदी और अंग्रेजी के साथ तमिल या कन्नड़ पढ़ सकता है। मकसद है कि बच्चे अपनी भाषाई जड़ों से भी जुड़े रहें और देश के दूसरे हिस्सों की भाषाओं से भी उनका परिचय हो। चलिए, ये एक सुलझा हुआ कदम लगता है। अब आते हैं उस विलन पर जिससे छात्र और उनके माता-पिता सबसे ज्यादा डरते हैं। परीक्षाएं। बोर्ड एग्जाम। क्या यहाँ कोई राहत है? बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तो होंगी। अच्छा, वो खत्म नहीं हो रही हैं? नहीं, लेकिन उन्हें आसान बनाया जाएगा। एक मिनट, आसान? क्या इसका मतलब यह है कि शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है? नहीं, आसान का मतलब कमजोर नहीं है। इसका मतलब है कि अब परीक्षाएं साल भर की रटने की क्षमता को नहीं परखेंगी। तो फिर क्या परखेंगी? अब सवाल ऐसे होंगे जो आपकी समझ, विश्लेषण करने की क्षमता और असल जिंदगी में ज्ञान को लागू करने की काबिलियत को जांचेंगे। मकसद है कि बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए कोचिंग सेंटरों पर निर्भर ना रहना पड़े। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने सुना है कि अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। ये छात्रों पर से वो जो एक ही परीक्षा में सब कुछ दांव पे लगे होने का भारी दबाव होता है ना, हाँ, वो तो बहुत होता है। उससे कम करने के लिए है। एक मुख्य परीक्षा होगी और अगर कोई छात्र अपने स्कोर से खुश नहीं है तो उसे सुधार के लिए एक और मौका मिलेगा। तो मतलब बेस्ट ऑफ 2 स्कोर ले सकते हैं। हाँ, वो अपने दोनों प्रयासों में से बेहतर वाले स्कोर का इस्तेमाल कर सकता है। ये तो सच में बहुत बड़ी राहत है। लेकिन फिर बच्चे की साल भर की प्रगति को कैसे मापा जाएगा? अगर रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नंबर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबरों की मार्कशीट नहीं होगा, उसे एक समग्र 360 डिग्री प्रगति पत्र कहा गया है। 360 डिग्री? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ टीचर के दिए हुए नंबर नहीं होंगे,
इसमें छात्र का खुद का आकलन होगा। छात्र खुद का आकलन करेगा? हाँ, कि उसने क्या सीखा। उसके सहपाठियों का आकलन होगा कि वो टीम में कैसे काम करता है, और फिर टीचर का आकलन तो होगा ही। मतलब मेरा बेटा खुद को भी नंबर देगा और उसके दोस्त भी। जी ये तो कमाल की बात है। मुझे याद है मेरे स्कूल में तो बस टीचर की लाल कलम ही चलती थी। हाँ हाँ, ये तो बच्चे को अपनी खूबियों और कमियों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा। वही इसका मकसद है, मूल्यांकन को डराने वाली चीज से निकालकर सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब एक अच्छे साधन संपन्न शहर की स्कूल की तस्वीर लगती है। उन करोड़ों बच्चों का क्या जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्या ये नीति उनके लिए भी है या ये सिर्फ एक शहरी सपना है? यह इस नीति के दिल में बसा सवाल है, और इसका जवाब है समानता और समावेश। अच्छा। नीति में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, जिन्हें SEDGs कहा गया है, पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है? इनमें लड़कियां, ट्रांसजेंडर छात्र, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, अल्पसंख्यक और दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। लक्ष्य साफ है, किसी भी बच्चे के जन्म या उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसकी अच्छी शिक्षा के रास्ते में रुकावट न बने। सिर्फ सिद्धांतों से तो काम नहीं चलेगा। जमीन पर इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? एक जेंडर समावेशी फंड बना देने की घोषणा तो अच्छी लगती है, पर इससे होगा क्या? घोषणाओं से आगे की बात है। जैसे जेंडर समावेशी फंड का इस्तेमाल लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, शौचालय और वजीफे जैसी चीजें सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह देश के उन इलाकों में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां वंचित समूहों की आबादी ज्यादा है। इन जोन में स्कूलों को अतिरिक्त फंड, बेहतर शिक्षक छात्र अनुपात और खास संसाधन दिए जाएंगे। और दिव्यांग बच्चों के लिए? उनके लिए तो अक्सर स्कूलों में कोई सुविधा ही नहीं होती। नीति में उनके अधिकारों पर बहुत जोर है। स्कूलों को उनके लिए रैंप, खास टॉयलेट और जरूरत के हिसाब से सहायक उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। और शिक्षकों को भी ट्रेनिंग मिलेगी? हाँ, शिक्षकों को उन्हें पढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ सकता तो उसके लिए घर पर ही पढ़ाने का विकल्प होगा। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। तो कुल मिलाकर ये नीति शिक्षा को रट्टा मार फैक्ट्री से निकालकर अनुभव, तर्क और रचनात्मकता की एक प्रयोगशाला बनाने की एक बहुत ही साहसी कोशिश है। जी, ढांचा, पाठ्यक्रम, परीक्षा, भाषा, हर पहलू को छुआ गया है। बिल्कुल। कागज पर ये एक शानदार विजन है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना जो लचीली हो, समग्र हो और हर बच्चे की अनूठी क्षमताओं को पहचाने। लेकिन अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा ऐसी बड़ी योजनाओं के साथ आता है। और वो सवाल है कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। सही। कागज पर बनी इस व्यापक और आदर्श योजना को देश के लाखों स्कूलों और कक्षाओं की जमीनी हकीकत में बदलना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। इसकी सफलता पूरी तरह से इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। जो विजन तैयार किया गया है वो एक शानदार बहुमंजिला इमारत का ब्लूप्रिंट है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारे पास हर गांव और शहर में उस इमारत को ईंट दर ईंट बनाने के लिए प्रशिक्षित मिस्त्री, मजबूत मटेरियल और सबसे बढ़कर अटूट इच्छा शक्ति है? इस सवाल का जवाब ही इस नीति का भविष्य तय करेगा।